discussing class 10th chemistry book by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur, published by Aschan Publishing, and these videos are brought to you by Aschan Publishing especially to enhance your learning experience of this textbook. तो इन वीडियोस में आप पहले भी लखमीर सिंह और मंजीत कौर की इस बुक के बारे में डिस्कशन देख चुके हैं. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो. पिछले वीडियो का ही पार्ट 2 है. इस वीडियो में भी हम चैप्टर 1 को ही डिस्कस करेंगे और आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस की बात की थी. हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है. साथ ही साथ हमने ये बात भी रखी थी कि इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस्ड भी हो सकती हैं और अनबैलेंस्ड भी हो सकती हैं. एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो डिस्कस किया गया था दैट वाज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो वी वर समवेयर हियर वी वर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड इक्वेशंस और हमने जो इक्वेशन देखी थी दैट वाज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये बैलेंस थी. लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी इक्वेशन की जो कि अनबैलेंस्ड है. तो शुरू करते हैं. अगर आप इस पेज के एंड में जाएंगे तो आपको एक इक्वेशन लिखी हुई दिखाई देगी H2 plus O2 equal to H2O. Let's write it once again to make it more clear. Hydrogen plus oxygen is equal to water. So do you think that this equation is balanced? Keeping in mind the last video, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उससे देखते हुए आप बताइए ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. If you look at the reactant side, so in reactant side, let me write it like that only. जैसा हमने प्रैक्टिस किया था वैसे ही लिख देते हैं. रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. रिएक्टेंट साइड में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2. प्रोडक्ट साइड में यहाँ भी हाइड्रोजन है. कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स हैं? 2. ऑक्सीजन को देखो आप, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2. जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 1. So this is clearly an example of unbalanced chemical equation. Now if I already tell you that hydrogen और oxygen मिलकर पानी बनाते हैं, तो इसकी वर्ड्स में इक्वेशन हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर. और इसको जब केमिकल वे में कन्वर्ट करेंगे H2 which is the symbol of hydrogen gas, O2 which is the symbol of oxygen gas, इससे बना वाटर, H2O is the symbol of water. तो सिंबल लिख दिए, एरो लगा दिया, ये बन गई हमारी केमिकल इक्वेशन. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अनलाइक द प्रीवियस इक्वेशन इट इज नॉट बैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड है. तो अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? देयर कैन बी मेनी वेज टू डू दैट. कई तरीके हो सकते हैं. एक रैंडम तरीका भी हो सकता है. यू कैन जस्ट लुक एट दीज होल थिंग्स एंड यू कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, बट रिमेंबर वी ऑलवेज हैव टू ऐड एन इंटीजर. हमें यहाँ पर प्रोपोर्शंस यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं लिखने होते हैं. जब हम इसको बैलेंस करते हैं वी डोंट यूजुअली प्रेफर फ्रैक्शंस. हम इंटीजर्स यूज करते हैं, यहाँ पर होल नंबर्स यूज करते हैं. तो इस बुक में क्या तरीका दिया गया है, लेट्स स्पेसिफिकली लुक एट दैट. ये नंबर्स यहाँ पर जो हमने डिपिक्ट किए थे, हाइड्रोजन एटम 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, ऑक्सीजन एटम्स लेकिन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 है. तो हमें मेनली ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेसिकली. एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द वे टू डू दैट? वी कैन ऐड ईदर ऑफ द थिंग्स. हम यहाँ पर इस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, सो इफ ऑक्सीजन इज लेस ऑन दिस साइड वी कैन एक्चुअली ऐड और मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन. हम इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होता है. If you multiply this entire thing by 2, then this will become H2O and there will be 2 molecules of that. Let's say I multiply this with 2. So if I multiply with this with 2, then there will be 4 atoms here of hydrogen and there will be 2 oxygen. But still there is 1 hydrogen molecule or 2 hydrogen atoms here and oxygen are 2. तो अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बराबर हो गए. जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन अब हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 2 हो गए. तो अब क्या कर सकते हैं? वी कैन फर्दर ऐड 2 हियर. हाइड्रोजन के साथ 2 ऐड कर दीजिए. तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स
और 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। लेट्स लुक इट मोर स्पेसिफिकली what is given in the text here. The fact that matter can neither be destroyed in a chemical reaction, हम इस बात को मानते हैं कि मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए हमने अगर यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, that is feasible to balance equations. अगर इस बात को नहीं माने कि मैटर डिस्ट्रॉय किया जा सकता, नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में, तो शायद इस तरीके से हम बैलेंस नहीं कर सकते। So reactants during the balancing, it is important that we have to balance oxygen by multiplying, by adding a factor or a multiplication of factor, and then remaining things will be balanced individually. तो पहले हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा एटम कम है, फिर उसको बढ़ाने से अगर दूसरा एटम बढ़ जाता है तो उसको भी बैलेंस करते हैं। दिस इज हाउ वी गो। वी विल गो फर्दर डीपर इनटू दिस, और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो वंस इट इज डन, you will get this equation transformed. आप देखेंगे कि equation transform हो जाएगी। There will be 2H2 plus O2 equal to 2H2O, or you can also write it in this manner, H2 plus O equal to H2O. That is, the entire equation has been divided by 2. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। But why this is not right? ये सही है, ये क्यों सही नहीं है? Because whenever oxygen will react, oxygen will not be atomic oxygen. O का मतलब है एटम ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एटम तो नहीं मिलता है ना यूजुअली, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस की तरह मिलती है। तो अगर हमसे कोई कहे कि हाँ, अगर हमने 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O लिखा है, ये बैलेंस्ड है, पूरी दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया हमने, और हमने इसको इस तरह से लिख दिया H2 plus O equal to H2O, still this is balanced, अभी भी ये balanced है, लेकिन this is not the correct depiction, ये सही डिपिक्शन नहीं है, because we will not have atomic oxygen, तो हमें atomic चीज़ें नहीं रखनी है if they are not present in that atomic form. That is one simple rule of balancing a chemical equation. I hope this is clear to you. Up to this point it is clear. तो इस बात को आप reiterate कर सकते हैं, इसको नोटिस कर सकते हैं, that we should never change the formula of an element or a compound to balance an equation. एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 है, तो हम उसे कभी नहीं बदल सकते हैं, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। इफ़ यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट विल बी गुड फॉर balancing the equations. Then the chemical equation are balanced to satisfy the conservation of mass. ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंसिंग के समय कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाई नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक इक्वेशन को बैलेंस करते करते ये प्रूव कर दें कि बीच में कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया, या इधर जितना मास था प्रोडक्ट बनते समय कुछ एक्स्ट्रा मास आ गया। That will defy the law of conservation of mass. तो ये दोनों बातें आपको अपने माइंड में बैक एंड में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करते समय ध्यान रखनी होंगी, and that will help you to effectively balance chemical equations. Now if we go to the specific procedure or set of rules or set of methods for balancing a chemical equation, then there are a couple of fundamental rules which have been described here. अगर हम एक इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले से ही बराबर थे, लेकिन जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, वी मेड इट 2H2O, वी मेड ऑक्सीजन इक्वल, बट नाउ हाइड्रोजन एटम्स बिकेम डबल। तो हाइड्रोजन को डबल करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। देखिए, हमने कहीं भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं किया। H2 पहले भी H2 था हाइड्रोजन गैस, O2 पहले भी O2 था, वाटर का फॉर्मूला पहले भी H2O था, तो फॉर्मूले नहीं बदले हमने। ऐसा नहीं है कि H2O को H2O2 कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल because that will change molecular formula. Also the mass has remained conserved, और इसके बाद ये इक्वेशन क्या हो जाती है, अब बैलेंस हो जाती है। दोनों तरफ देखो 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। So this is a simple way of balancing an equation. There are a number of questions which have been given at the end. Let us also add a couple of more things. Chemical reaction में reactant और product के अलावा भी काफ़ी जानकारी ऐड की जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं which the authors have made here
एक केमिकल इक्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई रिएक्टेंट है वो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, तो शॉर्ट में ब्रैकेट में आप उसकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। वो और इफेक्टिव बनाएगा उस रिप्रेजेंटेशन को। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, किसी केमिकल प्रोसेस में, रिएक्शन में अगर हीट में चेंज आ रहा है, उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली या फिर हीट इवॉल्व कर दी, उस जानकारी को भी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उन कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं जिसमें वो केमिकल रिएक्शन की गई है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक केमिकल रिएक्शन एक ही सेटअप में की जाए। हो सकता है कि कोई उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हो, कोई उसको बाहर खुले में 35 डिग्री सेल्सियस पर गर्मियों के दिनों में कर रहा हो, कोई ठंड में वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हो, तो हर समय आउटकम तो एक जैसा नहीं होगा ना। तो केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में की गई है, ये कंडीशन भी बता देना उसको वैल्यू ऐड करता है, उस इक्वेशन में वैल्यू ऐड करता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, तीनों चीज़ों को, कि स्टेट ऐड की जा सकती है, हीट ऐड की जा सकती है, उसमें हीट इवॉल्व ऐड की जा सकती है, या फिर उसमें आप कंडीशंस जो हैं वो सारी ऐड कर सकते हैं। सो दैट ब्रिंग्स इक्वेशन मच मोर अट्रैक्टिव, एंड आई थिंक दीज थिंग्स हैव बीन एडेड हियर इफ यू लुक केयरफुली। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की एक सिंपल बैलेंस्ड रिएक्शन ये है, लेकिन इसमें हमने वैल्यू एडिशन कैसे किया? हाउ वी मेड वैल्यू एडिशन टू दिस? जिंक के साथ हमने सॉलिड लिख दिया ब्रैकेट में, तो ये बता रहा है कि जिंक सॉलिड स्टेट में है, मेटल के पीसेस हैं। H2SO4 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्वस। एक्वस मतलब एक लिक्विड सोल्यूशन है, वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, दैट इज एक्वस। अब जिंक सल्फेट बना, तो क्या जिंक सल्फेट सॉलिड बना या पानी में घुला हुआ सोल्यूशन बना? ये डिसॉल्व बना, इसलिए ये भी एक्वस है। और हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुई बबल्स के फॉर्म में, वो कैसी थी? गैसियस थी। सो जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन है, इसके मुकाबले आप नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा दैट दिस इक्वेशन इज प्रोवाइडिंग लेस इंफॉर्मेशन कंपेयर टू दिस इक्वेशन, जहाँ पर स्टेट्स भी बताई गई हैं। आपको इक्वेशन देख के पता चल जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ किस फिजिकल स्टेट में है। सिमिलरली एक और इक्वेशन आप देखिए नीचे, आपको ध्यान होगा कि हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक लास्ट वीडियो में डिस्कस करते समय बात की थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जब आप वाइट वॉश करते हैं ना, तो वाइट वॉश पहले जब गीला गीला होता है तो उसका कलर उतना शार्प नहीं होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसका कलर बहुत शार्प हो जाता है, शाइनी हो जाता है, क्योंकि जब हम वाइट वॉश करते हैं उस समय वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब उस पर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके साथ रिएक्ट करती है तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए वाइट वॉश सूखने के बाद CO2 के साथ रिएक्ट करके एक शाइनी सरफेस देता है। एंड सो दिस वाज लाइम which when reacted with the environmental carbon dioxide, it gives white precipitate which appears like a layer on walls, that is calcium carbonate. So this equation is also giving you more information. Further, if you look down, इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि हीट चेंजेस भी बताए गए। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इनकी फिजिकल स्टेट के साथ साथ हीट के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग heat change. So this is how we can add value to equations. इस तरह से हम equations में value add कर सकते हैं. So this is how we can add value to different kind of reactions. एक छोटा सा convention यहाँ पर और है जो आपको ध्यान रखना है, exothermic reaction और endothermic reaction. आप पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। exothermic reaction वो होती है जिसमें heat evolve हो रही है, endothermic जिसमें heat absorb हो रही है chemical reaction में। तो इन दोनों conditions में हीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस हुई तो यहाँ देखिए आप प्लस का साइन लगाया गया है। प्लस मतलब उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही होगी, वो वेसल गर्म हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वेसल गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, देन वी आइदर राइट माइनस हीट हियर और वी ऐड हीट ऑन दिस साइड. So that is the alternate way for representing exothermic and endothermic reaction. Now this is then followed by a number of questions. You will find a number of questions at the end of this chapter.
Sample problems have been given, for example, methane reacting with oxygen forming carbon dioxide and water. तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं. तो पहले तो आपको इनके फॉर्मूले यूज करने हैं, फॉर्मूले यूज करके इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस को बाद में बैलेंस करना है. सो इफ यू प्रैक्टिस दीज बाय द वे वी हैव लर्नड, जैसे हमने इस वीडियो में सीखा, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इक्वेशंस लिखने में और इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने में. So I hope this video was helpful for you in understanding what chemical equations are and how they are depicted, how you can improve them and how you can balance them. इस वीडियो का मेन डिस्कशन पॉइंट यही था, इस चैप्टर का केमिकल इक्वेशंस वाला पार्ट, और हमने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना, उनको बैलेंस करना और उनमें वैल्यू ऐड करना ये सीखा. आपने अभी तक जो डिस्कशन था दैट वाज फ्रॉम दिस बुक which is written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th chemistry. And I hope you are enjoying learning in this manner. आप इस तरह से एक बुक को वीडियो के फॉर्म में देखकर आपको उसको समझने में, उसको पढ़ने में आसानी हो रही होगी. If it is so, then you can like, share and subscribe the channel, and you can communicate this to your friends and other peers for enhancing the learning experience. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.